हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 2 और अध्याय का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का मैंने 3 वीडियोज पहले ही बना दिया है। यह चौथा वीडियोज है। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन से जाकर इन वीडियोज को देख सकते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है कवक या फंजाई जगत। मैंने मनेरा, प्रोटिस्टा और जंतुओं के वर्गीकरण क्यों किया जाता है, इन सब के बारे में काफी डिटेल में पहले बताया है। अगर आप वो लोग पहले वीडियो देख कर आइएगा तो यह वीडियो आपको ज्यादा पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। परपोषी जीवों में फंजाई, जिसे हम कवक भी कहते हैं, का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। यानी जो कवक है या फंजाई है, इनको जीव जगत में इनका एक अद्भुत स्थान है। क्यों इनकी अद्भुत स्थान है, चलिए देखते हैं। इनकी आकारकी तथा वास स्थानों में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। यानी इनके जो आकार होते हैं और रहने के स्थान होते हैं, उनमें काफी विभिन्नता पाई जाती है। ये नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवकों को देखा होगा आपने। नम रोटी में या फिर सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। ये समांतर वहां पे पाए जाते हैं। साथ ही मशरूम, कुकुरमुत्ता में भी आप लोग इसे देख सकते हैं। अगर आपने सरसों के पतई को देखा होगा तो उस पे देखे होंगे बीच बीच में सफेद धब्बे रहते हैं, जो फंजाई के कारण ही होते हैं। वैसा ही एक फंजाई यीस्ट है, जिसका उपयोग हम लोग रोटी या बियर बनाने में करते हैं। घरों में जो डाला जाता है पकवान बनाने के लिए, पकवान बनाने में भी यीस्ट का उपयोग करते हैं हम लोग। कुछ अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के लिए रोग के कारण होते हैं, जबकि कुछ फंजाई हैं जिनका उपयोग खाने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं के कीट रोग पिक्सिया के कारण होता है। ये जो कीट रोग होता है वो पिक्सिया नामक कवक होता है, जिसके कारण वो बीमारी होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो कवक होता है वो बहुत ही अद्भुत है। इनका अलग अलग आकार और अलग अलग स्थानों पे पाए जाते हैं। ये रोटी, फलों और कुछ पौधों से लेकर के और पत्तियों तक उनके वहां तक धब्बों में पाए जाते हैं, जबकि हमारे भोजन में भी ये पाए जाते हैं। फल में तो पाए ही जाते हैं, फल, सड़े हुए फल पे, तथा जहाँ पे पकवान बनाए जाते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। रोटी वगैरह या फिर बियर जिसे या पाव रोटी, इन सब बेकरी में इनका उपयोग काफी किया जाता है। आपने फ्रेंड्स क्या कभी सोचा है कि हम लोग भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? अगर सोचा है तो आपने अवश्य पाया होगा कि भोजन में को रेफ्रिजरेटर में रखने से वह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में तापमान कम होता है और वहां पे बैक्टीरिया तथा फंजाई ज्यादा नहीं पनपते हैं, जिनके कारण भोजन खराब होने से बच जाता है। फंजाई तंतुमय होते हैं, लेकिन यीस्ट जो एक कोशिक है, इसका अपवाद है। देखिए, फंजाई जो होते हैं वो तंतुमय होते हैं, लेकिन इसी का एक सदस्य यीस्ट एक कोशिक होता है, जो कि एक अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। तंतु का मतलब क्या हुआ? एक लंबा धागा संरचना होगा, जिसे हम तंतु कहते हैं। कवक तंतु की जाल को कवक जाल या माइसिलियम कहते हैं। यानी बहुत सारे तंतु होंगे, एक में एक मिले होंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं कवक जाल। इसे क्या कहेंगे जी? कवक जाल कहते हैं इसे। ठीक है। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, जिनमें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म भरा रहता है। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिन्हें संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अब देखिए, जो तंतु हैं उसमें से जो कुछ तंतु हैं वो नलिकाकार होते हैं। नलिकाकार का मतलब है कि ऐसे, मैं नीचे बताता हूँ, यहाँ पे ये पतली धागे जैसी संरचना होगी, लेकिन उसके बीच में होल होगा जैसे पाइप में रहता है, और इसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ऐसे को हम संकोशिकी कहते हैं या संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। जो तंतु नलिकाकार होते हैं वे। अधिकांश फंजाई परपोषी होते हैं। वे मृत बस्टेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, अतः इन्हें मृत जीवी कहते हैं। देखिए,
अधिकांश जो फंजाई हैं वो परपोषी होते हैं और वो अपना भोजन घुलनशील कार्बनिक पदार्थों से अवशोषित करते हैं। उस प्रकार के फंजाई को मृत जीवी कहते हैं। और जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मृतजीवी और परजीवी में थोड़ा सा अंतर है। मृतजीवी का मतलब वो है जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन अवशोषित करें, और परजीवी का मतलब वो है जो फंजाई सजीव पौधों या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। और कुछ शैवाल तथा लाइकेन साथ साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रहते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी कहलाती हैं। देख कुछ जो फंजाई हैं वो ऐसी होती हैं जो लाइकेन और शैवाल के साथ मिलकर के रहती हैं और बड़े पौधों पे फैलते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। शायद आपने अगर पौधा देखा होगा गांव में, या बड़ा पेड़ होता है उस पे पतली पतली लंबी लंबी वो बिछ जाती है और वैसा जाल बना लेती है, वो देखे होंगे। वही सहजीवी का एग्जाम्पल है, जो क्या करता है इन्हीं के साथ मिल करके और अपना भोजन प्राप्त करता है। फंजाई में जनन कायिक खंडन विखंडन मुकुलन विधि द्वारा होता है। ये सब अलैंगिक विधि है। इसमें लैंगिक जनन भी होता है। तो फंजाई में याद रखिएगा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों तरह के जनन होते हैं। लैंगिक जनन में 3 स्टेप होता है, 3 सोपान होते हैं, मतलब 3 बार में ये पूरा होता है, 3 स्टेप्स में। पहला है 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना। इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं, सॉरी गलती से प्रोनाउंस हो गया। तो इसमें क्या होता है कि एक युग्मक जो रहता है गतिशील होता है और एक दूसरा अगतिशील होता है। उनमें जब संलयन होता है तो उसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। 2 केंद्रकों का संलयन होना केंद्रक संलयन कहलाता है। जब 2 केंद्रक संलयित होते हैं तो उसे केंद्रक संलयन कहते हैं। ये 2 स्टेप हो गए। और तीसरा स्टेप है युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। मियोसिस क्रिया होती है इसमें फंजाई में। इसमें क्या होता है कि मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। मियोसिस का अर्थ है कि मियोसिस में क्या होता है कि एक साथ 2 कोशिकाओं में विभाजन होता है और उससे 4 कोशिकाएं बनती है, ये मियोसिस होता है। और ये जितनी भी कोशिकाएं बनती है ये अगुणित होती है। इसलिए जो मियोसिस होता है यानी फंजाई में जो बनते हैं लैंगिक जनन में वो अगुणित होते हैं, यानी जो भी बीजाणु बनेगा वो अगुणित होगा। ठीक है, ये केंद्रक युग्म देख लीजिए। एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं, ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं। एक कोशिका में 2 केंद्रक बनेंगे, ऐसी स्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं। और जिस फंजाई में केंद्रक युग्म बनता है उसे हम द्विकेंद्रक व्यवस्था कहते हैं। यानी जिस फंजाई में ये 2 केंद्रक बन जाएगा उसे हम कहेंगे कि वे द्विकेंद्रक व्यवस्था को प्राप्त कर लिया है। चलिए अब फंजाई के कुछ टाइप को देखते हैं। फंजाई का पहला टाइप है फाइकोमाइसेटेज। फाइकोमाइसेटेज जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रिक होता है। अब फाइकोमाइसेटेज में याद रखिएगा कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सड़ी गली लकड़ी होगा वहां पे, नम स्थान पे जहाँ पे नमी होगा, सीलन भरे स्थान मतलब वही बात है जहाँ पे दीवार वाल में सीलन हो जाता है, मतलब नमी आ जाती है, उसी को सीलन कहते हैं, वहां पे ये पाए जाते हैं। और इनमें अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु द्वारा इसमें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा, इसके एग्जाम्पल हैं म्यूकर, राइजोपस जो कि रोटी पे पाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा पाव रोटी वगैरह पे वो फुफुंदी जैसा लग जाता है, वही है। और तथा एल्बुगो जो कि सरसों के आप पौधे पे देखते होंगे वो पाया जाता है और सफेद सफेद धब्बा हो जाता है, वो इसी फंजाई के कारण होता है। फंजाई का अगला समूह है एस्कोमाइसेटेज। एस्कोमाइसेटेज में इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसेटेज एक कोशिक जैसे यीस्ट
के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती है। अब एस्कोमाइसिटीज क्या होता है, ये तो पहले इनको हम थैली फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो संरचना होती है वो थैली जैसी होती है और ये बहुत ही विरलता से पाए जाते हैं। ये एक कोशिक भी होते हैं जैसे ईस्ट होता है, साथ ही ये बहुकोशिक भी होते हैं जैसे पेनिसिलियम होता है। यानी ये एक कोशिक और बहुकोशिक दोनों होते हैं। ये मृत जीवी अर्थात का घुलनशील कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं, अपघटक यानी कार्बनिक पदार्थों का भी अपघटन करते हैं, परजीवी यानी जीवित पौधों और पशुओं पे भी पाए जाते हैं, और सलम रागे समल रागे इसका मतलब है कि ये पशु विष्टा यानी जो पशु का टॉयलेट होता है उस पे उगते हैं। ठीक है, और इनमें अलैंगिक जनन होता है। याद रखिएगा इसमें कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन। और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप तथा न्यूस्पोरा। न्यूस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। ये पादप जगत में बहुत प्रसिद्ध है। ड्रोसोफिला जो एक ओहनी भी होती है उससे ये उस तरह का ये प्रसिद्ध है, क्योंकि इस पे भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इस वर्ग में आने वाले मॉरेल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं। अब इसमें कुछ फंजाई हैं जिनका नाम है मॉरेल तथा ट्रफल, ये खाने योग्य हैं और ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इनका भोजन भी बनता है, इन्हें लोग खाते भी हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, तो ये थैलीनुमा होते हैं और विरलता से पाए जाते हैं। ये एक कोशिक तथा बहुकोशिक होते हैं। ये मृत जीवी, अपघटक, परजीवी तथा समल रागी होते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि इनमें अलैंगिक जनन होता है और एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि इनका भोजन भी स्वादिष्ट होता है, इनको लोग खाते भी हैं। फंजाई का अगला समूह है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज से के ज्ञात प्रकार मशरूम, ब्रेड फंजाई, पफ बॉल हैं। ये मिट्टी में लट्टे तथा वृक्षों के ढूंढों पर सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कीट, कंड इत्यादि। आपने देखा होगा ये मशरूम को उगते हुए या फिर पफ बॉल को, ये छत्ते जैसे होते हैं और ये कवक का समूह है जिन्हें खाया भी जाता है, इनका भी भोजन बनता है। और ये अलैंगिक जनन इनमें होता है, लेकिन बीजाणु नहीं होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन कायिक खंडन विधि द्वारा होता है। और ये भी याद रखना है कि इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, जैसे मशरूम है या फिर कंड है जिसे ऑस्ट्रीलैंगो भी कहते हैं, या पिक्सिनिया है जिसे किट फंगस भी कहते हैं। फंजाई का अगला समूह है ड्यूटेरियोमाइसिटीज। इसे प्रायः अपूर्ण कवक कहते हैं। देखिए इस समूह में जो कवक पाए जाते हैं इन्हें अपूर्ण कवक कहते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। मतलब इनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिला है, इसलिए इन्हें हम अपूर्ण कवक भी कहते हैं। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तब इसे उचित वर्ग में रख दिया जाता है। जैसे इन पर रिसर्च चलता है, जैसे इनके बारे में ज्यादा जानकारी होती है तो जिस तरह का इनका गुण होता है उसी समूह में इनको रख दिया जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं अल्टरनेरिया, कोलिट्राइकस तथा ट्राइकोडर्मा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका फंजाई टोटल कंप्लीट होता है और फंजाई समूह यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियोज में मैं आपको पादप जगत जो शॉर्ट में बताना है एक्सप्लेन अगले चैप्टर में करूंगा। एनिमिलिया तथा वायरस वगैरह के बारे में बताऊंगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।